हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी में जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं वो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फर्स्ट से लेकर 20 चैप्टर तक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट 20 तक अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक और काम मैं आपको बता देता हूं कि पहले आप इन्हें 1 से लेकर 20 तक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने वीडियो डाला था वो जरूर देख लें। अगर नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, उसमें 1 से लेकर 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हुए थे। अब इस वाले में अपन 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन करेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूं। पहले अपन 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, बोले तो जो एक एक नंबर के 1 लाइनर और 2 मार्क्स के या 2-3 मार्क्स के जो मिक्स है क्वेश्चन, वो अपन सब पहले करने वाले हैं। करीब 60 क्वेश्चन के आसपास हैं वो। और फिर जब वीडियो एंड होगा तो मैं उसमें आपको 10 या 11 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो फर्स्ट 20 चैप्टर में से आपको बड़े क्वेश्चन तैयार करने, वो आपको खुद करने। और साथ ही में इन चैप्टर में मैंने कुछ चार्ट भी बनाए कुछ चैप्टर्स के, ताकि आप रिवीजन करने में आसानी हो, तो वो आप करें 1 बाय 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन सेकंड और थर्ड चैप्टर के रिवीजन चार्ट देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें पॉलन सैक जो होता है वो एक स्पोरेंजियल इनिशियल से बनता है। देखो, आर्किस्पोरियल सेल जो होती है वो एक से ज्यादा हो तब उसे कहते हैं यू स्पोरेंजिएट, एक हो तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। अपनी बुक में सिर्फ यू स्पोरेंजिएट का नाम है। तो एक से ज्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल्स या आर्किस्पोरियल सेल से अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे यू स्पोरेंजिएट कहेंगे। सेकंड है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेपेटम आर देयर एंड राइट देयर नेम। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सुने, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इन्हें नोट कर ले, क्योंकि बीच बीच में कुछ और पॉइंट भी बताऊंगा तो उन्हें भी आप अच्छे से देखें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेपेटम आर देयर एंड राइट देयर नेम। टेपेटम कितने तरह के होते हैं और कौन उनके नाम क्या होंगे। तो 2 तरह के टेपेटम होते हैं। पहला टेपेटम जो होता है उसे कहते हैं एमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल, और दूसरा होता है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपेटम। टेपेटम क्या होता है, अपने पॉलन सैक की जो वॉल होती है उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये क्या काम करती है, न्यूट्रिशन का। तो मैं ऐसे बीच बीच में पॉइंट बताता रहूंगा तो आप उन्हें अच्छे से सुनते जाएं। नेक्स्ट है पॉलीगोनियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो जो अपने एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक जो होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कौन से टाइप का होता है, पॉलीगोनम टाइप। तो अगर आपको पूछे कि एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक कौन से टाइप का होता है तो पॉलीगोनम टाइप। और पॉलीगोनम टाइप का वो एम्ब्रियो सैक बनाइए तो डरना नहीं है, वो नॉर्मल जो अपनी बुक में एम्ब्रियो सैक है वो पॉलीगोनम टाइप का ही है, जिसमें क्या होता है आप सबको पता है कि सेंटर में 2 न्यूक्लियस वाली एक सेल होती है जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। ऊपर क्या होती है, एंटीपोडल सेल, और नीचे की तरफ क्या होती है, एग सेल और सिनर्जिस, जिसे क्या कहते हैं, एग एपरेटस। इसमें टोटल 7 सेल होगी और 8 न्यूक्लियाई होगा। यूबिस बॉडी क्या होती है, टेपेटम जो होती है उसमें कुछ फैटी नेचर के कुछ ऑब्जेक्ट बनते हैं जिसे प्रो यूबिस बॉडी कहते हैं। उसमें जब स्पोरोपोलिन इकट्ठा हो जाता है जो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो इकट्ठा होने के बाद ये यूबिस बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये यूबिस बॉडी पॉलन ग्रेन के चारों तरफ क्या बनाती है, एक्साइन बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं पॉलिनियम। पॉलिनियम क्या होता है, तो देखो पॉलिनियम क्या होता है, इन सम प्लांट सच एज कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड, इनमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन एक साथ जुड़ जाते हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, पॉलिनियम, ठीक है। इस तरीके का अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद हो तो, ठीक है। ये पॉलिनियम कहलाता है अपना। नेक्स्ट है कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। तो ड्रोसेरा और ट्राइफा जो होते हैं उसमें टेट्राड, एक टेट्राड में कितने 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, चारों फ्यूज होकर एक सिंगल लार्ज पॉलन ग्रेन बना लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। अगर किसी टेट्राड में 4 से ज्यादा पॉलन ग्रेन हो तो इसे क्या कहेंगे अपन, पॉलीस्पोरी कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीस्पोरी, ठीक है। नेक्स्ट है एपोकार्पस और सिनकार्पस क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ कार्पल इज मोर देन 1 एंड कार्पल फ्री रहे तब तो एपोकार्पस, और एक से ज्यादा और सारी कार्पल जुड़ी हुई है तो उसे क्या कहेंगे, सिनकार्पस। विच ओव्यूल इज नॉन एज अपराइट ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल अपराइट ओव्यूल कहलाता है, तो कौन सा होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो अपराइट कहलाता है। कैलिस्टोगेमी क्या होती है, कैलिस्टोगेमी एक तरह की एडेप्टेशन होती है, आप जानते होंगे। किसके लिए एडेप्टेशन होती है ये, कि ताकि जो प्लांट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दे सके, सेल्फ पॉलिनेशन दे सके। और इसके लिए फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा क्लोज रहते हैं, कभी खुलते ही नहीं है। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, कैलिस्टोगेमस फ्लावर, और ऐसा किस में होता है, वायोला में होता है, ठीक है। देखो सेकंड चैप्टर का अपन चार्ट करते हैं, ठीक है।
तो सेकंड चैप्टर में अपन को सबसे पहले ये देखना है, देखो एंड्रोसियम जो होते हैं उसमें होते हैं स्टेमन, ठीक है, और स्टेमन में जो होता है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, एंथर, और एंथर में होता है पॉलन सैक। इसमें दो आती है, पॉलन सैक वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। और इसमें जो चार वॉल होती है कौन कौन सी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। एपिडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्शन, एंडोथीसियम क्या करती है, डेhiscence, मिडल लेयर क्या करती है, फूड स्टोर, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, स्पोरोपोलिन बनवाती है। स्पोरोजिनस टिश्यू की सारी सेल होमोजिनस होती है, उसकी हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करती है, 2n होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनना, मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, और इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। फिर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेंगे, पहले ऐसे बनते हैं जिसमें एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल होती है। बाद में मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनता है जिसमें पॉलन ग्रेन, 2 मेल गैमेट होते हैं और कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एक एक्साइन और इंटाइन, दो आप पता ही होगा, एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर होती है पॉलन ग्रेन के चारों तरफ जो बहुत ही हार्ड होती है स्पोरोपोलिन की वजह से, और इंटाइन वो होती है जो बाद में वाटर वगैरह और न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करके क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब बनाती है। एंथर डेhiscence के बारे में याद रखना है कि जो पॉलन सैक वॉल होती है उसका फटना क्या कहलाता है, एंथर डेhiscence। कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, एंडोथीसियम। कौन सी सेल से होता है, स्टोमियम सेल। 4 तरीके का होता है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, पोरस और सेप्टल। थ्योरी नहीं करनी है, नाम और इनके जो एग्जाम्पल है वो याद करने हैं। इसके अलावा अपन को क्या करना है, देखो ये चार्ट जो है वो अपन को अच्छे से समझना है। ये आपके आ भी सकता है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या मेगा स्पोरोजिनेसिस समझाओ, तो ये डायग्राम बनाकर फिर आप इसी के बारे में मन से लिखें। आप डायग्राम बना देंगे फिर आपकी थ्योरी आराम से चल जाएगी, कैसी भी लिखोगे जो। तो सबसे पहले देखो, एक आर्कीस्पोरियल सेल होती है, उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन से 2 सेल बनती है। ऊपर वाली सेल प्राइमरी पैराइटल सेल, नीचे वाली क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है, और जो कि मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, और ऊपर वाली क्या कराएगी, वॉल बनाएगी। अब नीचे वाली पे फोकस करते हैं। इसमें मियोसिस होता है और 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जैसे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब इसमें से अगर मान लो ऊपर माइक्रोपाइल एंड है और नीचे चलेजा एंड है, तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ की 3 सेल डीजनरेट हो जाएगी और अपना न्यूट्रिशन एक ही सेल को दे देगी। सिर्फ चलेजा वाले एक तरफ सेल जो है फंक्शनल रहेगी। इसके बाद इसमें क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस ऊपर एक नीचे मूव कर जाएगा। फिर इसमें माइटोसिस होगा, 1 से 2, 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4, 2 से 4 बन जाएंगे। फिर एक एक न्यूक्लियस कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा और कंबाइन हो जाएगा, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेगा। अगर आपको पूछे कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसे बनता है, तो आपको ये 2 डायग्राम बना देने। और फिर लास्ट में इनके बीच में साइटोकाइनेसिस होता है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें 3 ऊपर की तरफ सेल होती है, एंटीपोडल सेल, और 3 ही, सॉरी, ये ऊपर वाली सेल क्या कहलाएगी, एग एपरेटस। एक्चुअल में ऊपर नीचे नहीं होता, जो माइक्रोपाइल की तरफ है वो एग एपरेटस, 3 सेल जो चलेजा वाली साइड में उसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, और बीच की 2 क्या कहलाती है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये सेल क्या कहलाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहलाती है। टोटल सेल कितनी है, 7, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8, ठीक है। ये डेवलप्ड एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये कौन से टाइप का होता है, पॉलीगोनम टाइप का होता है। कौन सा टाइप होता है, पॉलीगोनम टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ टेपिटम डीजनरेट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि टेपिटम के फंक्शन क्या होता है। तो अगर टेपिटम डीजनरेट हो जाएगा पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट से पहले, तो पॉलन ग्रेन स्टेराइल होंगे, मतलब पूरी तरह से फंक्शन होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि टेपिटम जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, स्पोरोपोलिन बनाता है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, और ये सब नहीं होंगे तो टेपिटम का फंक्शन नहीं होगा, तो पॉलन ग्रेन फंक्शनल नहीं होंगे, स्टेराइल होंगे। नेक्स्ट है कि जो अपने ओव्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। 2 क्वेश्चन आता है ओव्यूल से रिलेटेड कि ओव्यूल के अलग अलग टाइप होते हैं। कौन सा ओव्यूल जो है 180 डिग्री रोटेशन शो करता है। देखो अभी अपन ने देखा था कि जो ऑर्थोट्रोपस जो होता है वो अपराइट ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराइट ओव्यूल कहलाता है। तो फिर उस अपराइट ओव्यूल से एकदम 90 डिग्री, मतलब उसका जस्ट उल्टा कॉन्फ़िगरेशन रोटेशन किस में होता है? एनाट्रोपस में। और पूरा घूम के वापस वैसा वैसा 360 रोटेशन किस में होता है? सर्सिनोट्रोपस में। नेक्स्ट है व्हाट इज डिकोगेमी। तो डिकोगेमी देखो एक एडेप्टेशन है किसकी? क्रॉस पॉलिनेशन की। और इसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। अगर एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? होमोगेमी। क्या कहेंगे? होमोगेमी कहेंगे, ठीक है।
और वो फिर सेल्फ पॉलिनेशन की एडेप्टेशन हो जाएगी। किसकी एडेप्टेशन हो जाएगी? सेल्फ पॉलिनेशन की। अब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं तो दोनों में से कोई तो पहले मैच्योर होगा। अगर एंड्रोसियम पहले मैच्योर होता है तो इसे कहते हैं प्रोटेंड्री, चाइना रोज और कॉटन में होता है। और अगर गाइनोसियम पहले मैच्योर होता है तो इसे प्रोटोगाइनी, ये ब्रेसिकेसी फैमिली में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलन किट। तो देखो पॉलन किट क्या है कि कुछ जो अपना टेपेटम जो होता है, अपने ये टेपेटम के फंक्शन में एक और फंक्शन आप ऐड कर लें। कहा गया टेपेटम के फंक्शन, इस फंक्शन में एक और कर दें कि ये पॉलन किट बनाने का काम भी करता है। क्या करता है? पॉलन किट भी बनाता है। अब देखते हैं अपन पॉलन किट क्या होता है। तो पॉलन किट क्या होता है? द प्लांट इन विच पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट, देयर पॉलन ग्रेन हैविंग ऑयली लेयर अराउंड द पॉलन ग्रेन। एक ऑयली लेयर होती है और वो क्या करती है? इंसेक्ट से चिपकने में हेल्प करती और साथ ही साथ में येलो कलर की वजह से इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी करती और यूवी रेडिएशन से बचाती भी है। ये जो ऑयली लेयर है इसे कहते हैं पॉलन किट और ये किस में होते हैं? कैप्सुला में। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पी। कार्पी मतलब फ्रूट, पार्थिनो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक होता है पार्थिनोजेनेसिस और एक होता है पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट जनरेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन बने तो पार्थिनोजेनेसिस, और अगर फ्रूट बने विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इसे क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पी कहेंगे। ऑक्सीन और जिब्रेलिन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दो ऐसे हार्मोन के नाम बताओ जो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाते हैं, तो कौन से होते हैं? ऑक्सीन और जिब्रेलिन। नेक्स्ट है हु स्टडीड एम्ब्रियोजेनेसिस फर्स्ट एंड विच प्लांट? हेंस्टेन इन कैप्सुला। ठीक है, पेरिस्पर्म क्या होता है? तो देखो जनरली जो एंडोस्पर्म जो होता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट चलता है तो उसमें वो पूरी तरह से क्या होता है? यूज हो जाता है। लेकिन जो कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें नेक्स्ट लेते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 के। देखो चैप्टर नंबर 3 को अपन शॉर्ट में करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होता है पॉलिनेशन क्या होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पॉलिनेशन कहलाता है। दो तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर प्लांट सेम हो और फ्लावर भी सेम हो तो ऑटोगेमी, प्लांट सेम हो फ्लावर अलग तो जीटिनोगेमी, प्लांट भी अलग फ्लावर भी अलग तो उसे जीनोगेमी कहेंगे। एडेप्टेशन पढ़नी है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए 3 एडेप्टेशन होती है। फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल, मतलब उसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनाने वाले स्ट्रक्चर होने चाहिए। होमोगेमी मतलब एंडोसियम गाइनोसियम एक ही समय मैच्योर होने चाहिए। और कैलिस्टोगेमी मतलब फ्लावर हमेशा क्लोज। इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होता है? सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है खुद के पॉलन ग्रेन खुद की ही स्टिग्मा पर क्या नहीं कर पाते? जर्मिनेट नहीं हो पाते। ठीक है, या फिर क्या होगा? डाइक्लिनी। डाइक्लिनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। डाइक्लिनी नाम से पूछ सकते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी से तो पता चल जाता है। 2 तरह के फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। या फिर डिकोगेमी, मतलब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल और फीमेल जो एंडोसियम गाइनोसियम में अलग अलग समय डेवलप होंगे। हर्कोगेमी हो सकती है जिसमें स्ट्रक्चरल बैरियर होता है। हेट्रोस्टाइली हो सकती है जो प्रीम्यूला में होती है। एक अपन को पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज याद रखने। ओव्यूल का जो फनिकल होता है वो सीड के स्टॉक में कन्वर्ट होता है। हाइलम हाइलम ही रहता है। न्यूसिलस डीजनरेट हो जाता है और कभी कभी पेरिस्पर्म के फॉर्म में, किस में होता है? अपने पेरिस्पर्म के फॉर्म में, ब्लैक पीपर में। इंटेग्यूमेंट जो होते हैं 2 होते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा बनाता है, इनर इंटेग्यूमेंट टैगमन बनाता है, जो कि क्या है? सीड कवरिंग है। सीड कवरिंग कितनी होती है? 2, टेस्टा और टैगमन। एक्सेल जो होती है वो जाइगोट बनाएगी जो बाद में क्या बनाएगी? एम्ब्रियो। सेकेंडरी न्यूक्लियाई पीईएन बनाती है जो बाद में क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। एक मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अगर एयर से होता है तो इसे एनेमोफिली कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टाइफा। अगर पानी से हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली 2 तरह की होती है। हाइपोहाइड्रोफिली जो पानी में अंदर की तरफ होती है, जिसका एग्जाम्पल है नेजस और जूस्टेरा। एपीहाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया में होती है और ये सरफेस पे होती है पानी के। एंटेमोफिली जो होती है वो इंसेक्ट से होता है, साल्विया और ऑर्किड। ऑर्निथोफिली बर्ड से होता है, निकोटिएना और बॉम्बेक्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के स्टेप क्या? सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो होंगे स्टिग्मा पे गिरेंगे और वहाँ जर्मिनेट होंगे। उसके बाद पॉलन ट्यूब उसके अंदर ग्रो करने लगेगी। इसके बाद वो ओव्यूल में एंट्री लेगी जो कि 3 तरीके से एंट्री होगी, पोरोगेमी, चेलिजोगेमी और मीजोगेमी। उसके बाद में वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी। वो एक ही तरीके से एंटर कर सकती है, चेलेजल एंड से। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन होगा। अब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसको भी अपन देख लेते हैं। देखो डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले तो नावास चीन ने डिस्कवर किया था। फर्टिलेरिया और लीलियम में ये डिस्कवर्ड हुआ था।
दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल के साथ जाइगोट बनाता है और 2n जाइगोट बनता है, सिनगैमी कहलाती है, ट्रू फर्टिलाइजेशन है। सेकंड फर्टिलाइजेशन सेकंड मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर pn बनाते हैं जो कि 3n है। या 3 न्यूक्लियस जुड़ते हैं इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्योंकि जाइगोट नहीं बना इसलिए इसे सूडो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन से pn बनता है और pn न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा जो जरूरी है। एंडोस्पर्म जो बनता है इसमें, उसमें मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं, तो सीड ज़्यादा वाइबल, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ज़्यादा अच्छी होगी। जाइगोट भी फर्टिलाइजेशन से ही बनता है डबल फर्टिलाइजेशन में, जिससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब जाइगोट के बारे में भी अपन को आउटलाइन देखनी है। देखो जाइगोट में पहले क्या होती है, एक सेल से 2 सेल बनती है, एक बेसल सेल कहलाती है, एक टर्मिनल सेल कहलाती है। बेसल सेल से सस्पेंसर बनता है, टर्मिनल सेल से पहले 2 सेल, फिर क्वाड्रेंट, फिर ऑक्टेंट, ठीक है। और उसके बाद में अपने क्या बनता है, ग्लोब्यूलर, यहाँ पे लिख लो, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद हार्ट शेप स्ट्रक्चर और उसके बाद में मैच्योर डाइकोट का जो वो मतलब एम्ब्रियो होता है वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पेरिस्पर्म। देखो पेरिस्पर्म क्या होता है, कुछ प्लांट में न्यूसिलस जो होता है, न्यूसिलस जनरली पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है जब सीड बनते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में न्यूसिलस जो होता है एक थिन मेम्ब्रेन के फॉर्म में एंडोस्पर्म के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और इसे कहते हैं पेरिस्पर्म, और ये काली मिर्च या ब्लैक पेपर में होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है कैरेंकल क्या होता है, तो कैरेंकल क्या होता है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है माइक्रोपाइल एंड के पास में, इसे कैरेंकल कहते हैं, ऐसा कैस्टर में होता है। एक क्वेश्चन है कि लीची में एडिबल पार्ट क्या है, जिसे एरिल कहते हैं। उल्टा भी पूछा जा सकता है, एरिल क्या होता है, तो एरिल एक एडिबल पार्ट है लीची में। ये क्या होती है, एक फ्लैसी कवरिंग होती है जो अपन खाते हैं और किसके चारों तरफ होती है, सीड के चारों तरफ। नेक्स्ट है एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज हो जाए, उसमें एंडोस्पर्म बाकी ना हो, उसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसमें जो फूड होता है वो कोटिलिडन्स में स्टोर होता है, डाइकोट इसके एग्जाम्पल होंगे। और एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म अभी भी बचता है, इसे एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, और मोनोकॉट इसके एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट है हर्कोगेमी क्या होता है, हर्कोगेमी भी एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन का एडेप्टेशन है जिसमें स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस होते हैं किसके बीच में, पॉलन सैक और स्टिग्मा के बीच में, जिससे उन दोनों के बीच में क्या ना हो सकता है, पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कैरियोफाइलेसी जो होती है उसमें लेंथ ऑफ स्टाइल जो होती है स्टेमन से ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से स्टेमन से जो एंथर डिस्चार्ज होंगे वो उसी फ्लावर के स्टाइल पे तो गिर नहीं सकते, तो फिर किसी दूसरे फ्लावर पे ही गिरेंगे। और ग्लोरियोसा जो होता है उसमें एंथर डेhiscens इस तरीके से होता है कि पॉलन ग्रेन बहुत दूर जाके गिरते हैं, इसका मतलब वो दूसरे फ्लावर पे जा सकते हैं, खुद के फ्लावर पे नहीं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली क्या होती है, तो प्रिम्यूला करके एक प्लांट होता है और इसमें क्या होता है, 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक में जो स्टाइल होती है वो बड़ी होती है और स्टेमन छोटे होते हैं, दूसरे वाले में स्टाइल छोटी होती है और स्टेमन बड़े होते हैं। तो ये 2 अलग अलग फ्लावर है, तो छोटे छोटे वालों के बीच में क्या होगा, पॉलिनेशन, और बड़े बड़े वालों के बीच में होगा, लेकिन इस तरीके से क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, तो फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन टोटली फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट, उसे इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। अगर अलग अलग स्पेसीज के बीच में तो इसे इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा में होता है। और अगर एक ही स्पेसीज के मेंबर के बीच में ऐसा हो रहा है तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, और ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का एक एडेप्टेशन है जो प्रीम्यूला में होता है। तो अगर आपको पूछे कि सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है, तो ये की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन टोटली फंक्शनल मेल और फीमेल गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, उससे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, और ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होता है, तो जो अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या होता है, अपने प्लूम्यूल, नीचे की तरफ क्या होता है, रेडिकल, और इस तरफ अपने क्या होते हैं, कोटिलिडॉन्स। तो वो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कोटिलिडॉन्स के ऊपर है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, और जो नीचे है उसे क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ड्रॉइंग इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम विच प्लांट, मतलब एम्ब्रियो जो होता है डेवलप होते समय अपना जो न्यूट्रिशन है वो किस जगह से लेता है, तो एंडोस्पर्म से लेता है, ठीक है। ए गैमोस्पर्मी क्या होता है, तो ए गैमो, गैमो का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, ए गैमो विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पर्मी कहते हैं सीड को, तो सीड बनेगा लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहेंगे, ए गैमोस्पर्मी। इसमें सीड डिप्लॉयड होंगे लेकिन सारे के सारे जीन किसके होंगे, मदर प्लांट के होंगे।
वाई पॉलन ग्रेन रिमेन प्रोटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों बने रहते हैं? तो इसका कारण क्या है कि उनके चारों तरफ क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन जो उनको प्रिजर्व कराता है, और स्पोरोपोलिनिन जो होता है उन्हें हार्श एनवायरनमेंट से, हार्श कंडीशन से भी बचाता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या कहेंगे अपन? एपोमिक्सिस कहेंगे। ठीक है, एपोमिक्सिस कितने टाइप के होंगे ये सब अपन अगले वाले चार्ट में, एक अपन जो 4th चैप्टर का चार्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे अपन। राइट एनी टू इंपोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के 2 इंपोर्टेंस बतानी है। तो एपोमिक्सिस में जो प्लांट बनता है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो मदर प्लांट के जैसे के जैसे होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, इससे क्लोन बनता है। और दूसरा, अगर यूजफुल कैरेक्टर अपन चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में बने रहे तो भी एपोमिक्सिस करवा देंगे, क्योंकि उसमें वेरिएशन तो आनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं। एक तो अपन को पहले तो ये 4 डेफिनेशन देखनी है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी, एपोगेमी और पार्थिनोजेनेसिस। तो देखो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम 2n स्पोरोफाइटिक सेल ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की जो 2n स्पोरोफाइटिक सेल होती है उससे एम्ब्रियो बनना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम्ब्रियो सैक डेवलप नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। लेमन और मैंगो में होता है। फिर है एपोस्पोरी, एपोस्पोरी में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक तो बनता है, ठीक है, और मेन चीज तो एपोस्पोरी और एपोगेमी, इन दोनों में जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, इसमें एम्ब्रियो सैक नहीं बनेगा। अब चीज अलग क्या है कि इसमें जो एम्ब्रियो सैक जो बनेगा वो 2n एम्ब्रियो सैक बनेगा, और इसमें जो एम्ब्रियो सैक जो होगा वो अपने 2n भी हो सकता है और n भी हो सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ 2n एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सेल। अब 2n एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा? तो जनरली एम्ब्रियो सैक बनता है मेगा स्पोर से। अब मेगा स्पोर से बनेगा जब तो एम्ब्रियो सैक कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। लेकिन यहाँ पर मेगा स्पोर के अलावा किसी और सेल से एम्ब्रियो सैक बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एपोस्पोरी, और 2n एम्ब्रियो सैक बनेगा। अगर वो इंटेग्यूमेंट और न्यूसिलस से बनता है तब तो इसे क्या बोलेंगे? सोमेटिक एपोस्पोरी। और बनता तो वो मेगा स्पोर से ही है, लेकिन वो मेगा स्पोर हैप्लॉइड नहीं होकर डिप्लॉइड होती है किसी कारण से, तो वो जनरेटिव एपोस्पोरी कहलाएगा। एपोगेमी में भी एम्ब्रियो सैक बनता है। अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक जो है वो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड कुछ भी हो सकता है। अगर एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है और फिर उसके हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक के सिनर्जिट से या एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो इसे हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। और अगर एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड है और उसके भी सिनर्जिट्स और एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो डेवलप होगा, ऑब्वियस थिंग है वो 2n होगा, तो उससे भी एपोगेमी कहेंगे। इसका मतलब एपोगेमी में एक सेल पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक की दूसरी सेल से क्या होगा? अपने क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। देखो इन तीनों में वापस डिफरेंस देखते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में तो एम्ब्रियो सैक ही नहीं बनता। एपोस्पोरी में एम्ब्रियो सैक बनता है लेकिन डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड 2 तरीके से बन सकता है, या तो इंटेग्यूमेंट और न्यूसिलस की सेल से, या आर्कीस्पोरियल सेल, या जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो 2n ही हो, उसमें मियोसिस नहीं हुआ, उससे अगर बनता है 2n एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसे एपोस्पोरी कहेंगे। एपोगेमी में क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक की किसी सेल से नेक्स्ट एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी। अगर हैप्लॉइड होता है तो उसे हैप्लॉइड एपोगेमी, डिप्लॉइड होता है तो उसे डिप्लॉइड एपोगेमी कहेंगे। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? एक सेल से एम्ब्रियो बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है तो वो एक सेल भी हैप्लॉइड होगी और एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड है तो एक सेल भी डिप्लॉइड होगी और वो एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड हो जाएगा। अब देखो यही चारों स्टेप जो होता है, इन चारों स्टेप को अपन किस में कंसिडर करते हैं? एपोमिक्सिस में। अब पंचानन महेश्वरी ने कहा कि एपोमिक्सिस 2 तरह के होते हैं, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट। उनका ये जो पार्टिसिपेशन था वो इस बेसिस पे था कि एम्ब्रियो सैक जो है हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। तो अगर एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है और फिर उससे एपोमिक्सिस हो रहा है तब तो उसे क्या कहेंगे? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें हैप्लॉइड एपोगेमी और हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस आएंगे। रिकरेंट में एम्ब्रियो सैक जो होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, तो डिप्लॉइड एपोगेमी और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस आएंगे इसमें। एक एपोमिक्सिस का और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक में एम्ब्रियो सैक बनता ही नहीं है, तो उसे कौन सा वाला डिस्क्रिप्शन लिखना है अपन को? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का। और गैमेटोफाइटिक में एम्ब्रियो सैक बनता है तो एपोस्पोरी और एपोगेमी इसमें आ जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं इसमें, ये अपने 4th चैप्टर को शॉर्ट में अपन ने तैयार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपने
ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का अपन को डायग्राम बनाने, दो डायग्राम आप बना लेना, मैं भूल गया यहाँ पर, एक ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा का, ठीक है, ये अपने ट्रांसपीरेशन वाले चैप्टर में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है गटेशन और एपिथेम के बारे में लिखना है। तो लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम हाइडेथॉड ऑफ वेन एंडिंग ड्यू टू रूट प्रेशर इज नॉन एज गटेशन। इसमें जो जो पॉइंट है हार्ड ऐसे डार्क लाइन में लिखे हुए वो सारे इंपॉर्टेंट है। पहले तो हाइडेथॉड क्या होता है, तो हाइडेथॉड क्या होता है, गटेशन जिस जगह से होता है उस जगह को क्या कहते हैं, हाइडेथॉड। और ये कहाँ पर होते हैं, वेन एंडिंग्स पे होते हैं, ठीक है। जो अपनी लीफ जो होती है, लीफ के मार्जिन और जो टिप जो होता है यहाँ पर बड़े से पोर होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, हाइडेथॉड कहते हैं। दूसरा गटेशन किस वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से। एक यहाँ पर आप ऐड कर लो कि गटेशन होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। रूट प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, वैसे एक पीछे क्वेश्चन लिखवाया हुआ है, रूट प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और ट्रांसपीरेशन कम होना चाहिए। ऐसा जनरली कब होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग्स होता है, तो गटेशन जनरली कब होता है, सुबह में। नेक्स्ट है एपिथेम क्या होता है, तो जब हाइडेथॉड का अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें अंदर की तरफ पेरेनकाइमेटस सेल होती है जिन्हें क्या कहते हैं, एपिथेम कहते हैं। और ये जो होती है जाइलम वेसल्स के कांटेक्ट में होने की वजह से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और फिर हाइडेथॉड से वाटर को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, ठीक है। एक आप यहाँ पर गटेशन का डायग्राम, मतलब सॉरी हाइडेथॉड का डायग्राम भी बना लें, ठीक है। ये एक थोड़ा मेरे रह गया था। हाइडेथॉड का आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, अच्छे से इसका डायग्राम ड्रॉ कर ले। जब अपन स्टोमेटा के डायग्राम बनाते हैं उसके साथ हाइडेथॉड का भी डायग्राम जरूर बनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम। नॉन प्रोटीनियस एंजाइम कौन सा होता है, तो जनरली एंजाइम सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन राइबोजाइम जो होता है वो नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है और ये एक तरह का आरएनए मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट है पीएआर क्या होता है, राइट टू कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। देखो पीएआर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, मतलब जो सनलाइट गिरती है उसमें से 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो ये रेंज जो होती है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाती है। क्लोरोफिल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होती है पोर फायरिंग रिंग जिसे कहते हैं टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर, और एक होती है फाइटोल चेन। एक इसमें कौन सा मिनरल होता है, मैग्नीशियम होता है सेंटर में Mg+2, किसके, ये चार वो पायरोल रिंग के बीच में। क्वांटासोम किसे कहते हैं, तो क्वांटासोम इज ए यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये डिस्कवर किसने किया था, पार्क और बिगिंस ने किया था। क्वांटासोम को फोटो सिस्टम भी कहते हैं। दो तरह के क्वांटासोम हो सकते हैं या फोटो सिस्टम हो सकते हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम सेकंड। लेकिन चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट हो, फोटो सिस्टम सेकंड हो, दोनों में ही दो पार्ट होते हैं। एक उनका रिएक्शन सेंटर होगा, रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, और ये जब लाइट से एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए एक और होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और एक होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स बनाते हैं। ये सब मिलकर एक क्वांटासोम बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और एनएडीपी की फुल फॉर्म लिखनी है। तो देखो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट और फैट को अपन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट और फैट सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम ना करें या किसी में है नहीं किसी कारण से, तो वो प्रोटीन से रेस्पिरेशन करने लगते हैं और इसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। नेक्स्ट है एनएडीपी, इसकी फुल फॉर्म, तो Na की होती है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अगर NADP H2 की पूछ ले तो ऐसे लिखना है रिड्यूस्ड निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है RQ क्या होता है, तो RQ एक तरह का रेशियो है जिसमें अपन CO2 का वॉल्यूम ऊपर रखते हैं और ऑक्सीजन का वॉल्यूम नीचे रखते हैं। CO2 जो अपने ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुई है, ऑक्सीजन वो जो अपन ने यूज की है, उनका वॉल्यूम रखने के बाद जो रेशियो आएगा उसे RQ कहेंगे, CO2/O2 का, और इसे गैंगनॉन रेस्पिरोमीटर से मेजर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयार करें RQ वाला। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू 1 होती है, प्रोटीन के लिए 1 से कम, फैट के लिए 1 से कम होती है, लेकिन फैट की जो आंसर होगा वो प्रोटीन से कम आएगा। देखो प्रोटीन के लिए आप याद रख सकते हो 0.7 टू 0.9 के आसपास होती है, और फैट का जो होता है वो 0.7 से भी कम आता है। सेक्युलेंट प्लांट के लिए RQ 0 होता है क्योंकि वो CO2 प्रोड्यूस ही नहीं करते, और एनएरोबिक के लिए इनफाइनाइट होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करते। नेक्स्ट है हु प्रपोज द कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, तो पीटर मिशेल ने दी थी, पीटर मिशेल ने,
और कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में, तो लिंक रिएक्शन को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। और इसमें लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटाइल को एंजाइम ए में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए में। आप वो पूरी रिएक्शन यहाँ अच्छे से लिख लें, उसमें 5 को फैक्टर है वो भी आप अच्छे से लिखें, ठीक है। तो आप यहाँ रिएक्शन लिख लें वो। नेक्स्ट है वाई कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज लेस देन नेचुरल गैस। बायोगैस की जो कैपेसिटी होती है नेचुरल गैस से कम क्यों होती है। देखो बायोगैस में भी CH4 होती, नेचुरल गैस में भी CH4 होती है, तो फिर उसकी कैपेसिटी कम क्यों। तो कारण है कि बायोगैस में साथ में CO2 भी होती है, और CO2 करीब 31% के आसपास होती है, और वो कंबस्टिबल होती नहीं है, इसलिए उनकी कैपेसिटी कम आती है। फैम क्या होता है, फैम की फुल फॉर्म होती है फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, और ये एक तरह का केमिकल है, केमिकल नेम है बायोडीजल का, ठीक है। बायोडीजल कैसे बनाते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं उनका एस्टरिफिकेशन करके बायोडीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ प्लांट फैमिली फ्रॉम विच बायोफ्यूल, चाहे बायोडीजल है, बायो वो पेट्रो प्लांट है, वो कौन सी फैमिली के होते हैं, तो एपोसाइनेसी यूफॉर्बिएसी के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन चैप्टर नंबर 6। इसमें देखो एक तो चैप्टर के स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो तो कट हो गया था, फिर था वाटर एब्जॉर्प्शन। तो क्रैमर ने कहा वाटर 2 तरीके से एब्जॉर्ब होता है, अगर रूट खुद पार्टिसिपेट करती है तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन, नहीं करती तो पैसिव। पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं होती, एक्टिव में एनर्जी खर्च होती है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपके पक्का क्वेश्चन आएगा, लेटरल फ्लो ऑफ वाटर, जिसमें रूट हेयर की एपिडर्मिस से जाइलम तक क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है, इसे लेटरल फ्लो कहते हैं। इसके 3 पाथ होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन। एपोप्लास्ट में सेल वॉल टू सेल वॉल जाता है, सिम्प्लास्ट में जो होता है वो अंदर की तरफ से जाता है, और ट्रांसमेम्ब्रेन से वैक्यूल से होता हुआ जाता है। सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्मेटा टू प्लाज्मोडेस्मेटा मूव करता है, ठीक है। एक आप इसका डायग्राम अच्छे से तैयार करें, ठीक है। मैंने पहले डायग्राम बनवाया था, उस डायग्राम को ढंग से बनाकर प्रैक्टिस करें। खाली डायग्राम भी पूछे जाते हैं और कभी कभार नाम भी पूछते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। तो देखो अवेलेबल सॉइल वाटर से वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है, बढ़ाने पे बढ़ता है। सॉइल एरेशन ज़्यादा होती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। सॉइल का टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अगर सॉइल में कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर कम एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट है एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सेप कहलाता है, ठीक है। इसके पाथ क्या है, वेसल्स और ट्रैकिड्स इसके पाथ होते हैं। मैकेनिज्म देखो, एक तो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इसमें 2 अपन को याद रखना है, गोल्डवस्की और जेसी बोस का। गोल्डवस्की ने दी थी रिले पंप थ्योरी, और जाइलम पेरेनकाइमा की सेल जो होती है उनमें ये होता है, और जेसी बोस ने दी थी पल्सेशन थ्योरी जो सेल ऑफ कॉर्टेक्स में होती है। और ये इसका अपन को नाम याद रखना है, किस प्लांट में इन्होंने डिस्कवरी की थी, इंडियन टेलीग्राम प्लांट में। किस में की थी, इंडियन टेलीग्राम प्लांट में। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मुझे। नेक्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है पहले देखते हैं। रूट प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर प्रेजेंट इन शेप ऑफ जाइलम वेसल, उससे क्या कहते हैं अपन, रूट प्रेशर कहते हैं। और इस थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थी, एक तो रूट प्रेशर ज़्यादा 2 एटमॉस्फेयर तक डेवलप हो सकता है, जो सिर्फ 20 मीटर हाइट तक क्या कर सकता है, ऊपर चढ़ा सकता है, लेकिन प्लांट इससे भी लंबे होते हैं। और कुछ प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म में तो रूट प्रेशर डेवलप भी नहीं होता। फिर सबसे सही थ्योरी कौन सी थी, फिजिकल फोर्स थ्योरी, जो किसने दी थी, डिक्सन एंड जॉली ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने चैप्टर नंबर 7। देखो इसमें है कि पहले तो ट्रांसपीरेशन के बारे में पता होना चाहिए। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर बाय एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। 3 तरह का होता है, स्टोमेटा से स्टोमेटल, क्यूटिकल से होता है तो क्यूटिकुलर, और लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ यंग फ्रूट, और स्टेम के ऊपर जो पोर होते हैं उसे लेंटिकल्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, स्टोमेटल, उसके बाद क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर नहीं के बराबर। लीफ कितने तरह की होती है, अगर स्टोमेटा दोनों साइड में है तो इसे एम्फीस्टोमेटिक कहेंगे, सिर्फ ऊपर है तो एपीस्टोमेटिक, सिर्फ नीचे है तो हाइपोस्टोमेटिक। एप्पल टाइप भी कहते हैं इसको वाटर लिली टाइप भी कहते हैं, इसे ओट टाइप भी कहते हैं। जनरली डाइकॉट में कौन से होते हैं, हाइपोस्टोमेटिक। मोनोकॉट में कौन सी होती है, एम्फीस्टोमेटिक। और फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं हाइड्रोफाइट, उनमें होते हैं एपीस्टोमेटिक। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन एक नेसेसरी इविल है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन हार्मफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है। देखो हार्मफुल इसलिए है क्योंकि उसमें एब्जॉर्ब वाटर का लॉस हो जाता है, और यूजफुल इसलिए है कि इससे ही एसेंट ऑफ सेप होता है, लीफ के आसपास का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, और अगर एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाए तो उसे रिमूव कर सकते हैं।
ट्रांसपीरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो दो तरीके की कैटेगरी होती है, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। देखो इन चार्ट से मेरा मतलब है आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार अच्छे से सब। देखो अगर लाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, विंड ज़्यादा चलेगी तो भी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, अवेलेबल वाटर ज़्यादा होगा तो भी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है, लीफ स्ट्रक्चर आता है जिसमें क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा होता है, तो ये क्या करते हैं ट्रांसपीरेशन को कम करवाते हैं। लेकिन नंबर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा है तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। रूट सूट रेशियो अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। और लीफ के ओरिएंटेशन, मतलब लीफ पे डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, अगर डायरेक्टली नहीं गिर रही तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपने व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ एपेक्स बर्ड। जब तक एपेक्स बर्ड होगी वो कंप्लीटली या पार्शियली ग्रोथ को रोक देगी, किसकी, लेटरल बर्ड की या ऑक्सिलरी बर्ड की, इसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। और एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है, ऑक्सीन की वजह से। ठीक है, कुछ अपने ऑक्सीन है, ये सारे के सारे ऑक्सीन है जिसमें IAA जो है वो नेचुरल ऑक्सीन है, बाकी सारे सिंथेटिक है। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेचुरल ऑक्सीन का एग्जांपल लिखो, सिंथेटिक ऑक्सीन का एग्जांपल लिखो। तो नेचुरल का तो IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, बाकी ये सारे आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। IBA का होता है इंटॉल 3 ब्यूटेरिक एसिड, NA का नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D का 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4,5-T का 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये जो होता है वो विट्स को हटाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है राइट द सोर्स ऑफ बायोडीजल। तो देखो बायोडीजल जो होता है वेजिटेबल फैटी ऑयल से निकालते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है अपने रतनजोत और करंज। रतनजोत का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, जेट्रोपा कर्कस, और करंज का हो जाएगा पोंगेमिया पिनाटा। ठीक है, और ये बायोडीजल जो होता है ये वेजिटेबल फैटी ऑयल के एस्ट्रिफिकेशन से ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे पेट्रोल लाइक सब्सटेंस निकलते हैं, इनको कहते हैं पेट्रो प्लांट, जैसे यूफोर्बिया और रबर। यूफोर्बिया जो होता है उसका साइंटिफिक नाम यूफोर्बिया लेथाइरस, और रबर का होता है हीविया ब्रेसिलियंसिस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रो प्लांट की एग्रीकल्चर क्या कहलाती है, पेट्रोक्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, पेट्रोक्रॉपिंग। तो पूछे कि पेट्रोक्रॉपिंग क्या होती है, तो पेट्रो प्लांट का एग्रीकल्चर करना और पेट्रो प्लांट के एग्जाम्पल लिख दो, उनका करना क्या कहलाता है, पेट्रोक्रॉपिंग। नेक्स्ट है जियाटिन क्या होता है, तो जियाटिन फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है जो कि मेज में अपन ने निकाला था। वैसे फर्स्ट था काइनेटिन, लेकिन अगर एंजियोस्पर्म में पूछा जाए तो कौन सा होता है, या प्लांट में पूछा जाए तो कौन सा होता है, अपने मेज से निकाला था जियाटिन। ठीक है, विच सब्सटेंस इज यूज टू आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट के राइपनिंग के लिए इथाइलिन चाहिए होता है। आर्टिफिशियल बोले तो आर्टिफिशियल इथाइलिन का नाम बताना है जो कि है इथेफॉन। राइट केमिकल नेम ऑफ काइनेटिन। काइनेटिन का केमिकल नेम है 6-फरफ्यूरल एमिनोप्यूरिन। बकेने डिजीज क्या है, बकेने डिजीज देखो एक ऐसी डिजीज थी जिसे फुली सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। ये जिब्रेला फुजिकुराई की वजह से होती है जो कि एक तरह का फंगस है। इसमें प्लांट अब नॉर्मली लॉन्ग तो हो जाता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। बाद में पता चला कि ये जिस केमिकल की वजह से होता है वो जिब्रेलिन है, और वहीं से जिब्रेलिन की डिस्कवरी भी हुई। तो अगर आपको पूछे जिब्रेलिन की डिस्कवरी के बारे में लिखो तो भी आप ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ प्लांट हार्मोन विच इज यूज टू स्टोर पोटैटो ट्यूबर्स। तो ऑक्सीन NAA नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर प्रोब क्या है, अ प्रोब इज आइदर अ रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव लेबल सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ DNA, जिनसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ DNA ढूंढते हैं किसी जीनोम के अंदर, खोजने के लिए करते हैं, इसलिए इसे प्रोब कहते हैं। और मॉलिक्यूल खोजते हैं चाहे DNA RNA प्रोटीन, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर प्रोब कहते हैं। दो तरह के होते हैं, DNA प्रोब या RNA प्रोब। नेक्स्ट है RFLP क्या होता है, तो RFLP की फुल फॉर्म होती है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जब अपन DNA को कट करते हैं एक ही स्पीसीज के किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ, तो उनके जो फ्रेगमेंट होते हैं उनकी लेंथ अलग अलग आती है। इसी को ही क्या कहते हैं, RFLP। RFLP इज अ टेक्निक दैट यूजेज वेरिएशन इन होमोलोगस DNA सीक्वेंस इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल स्पीसीज। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, दो यूजेज बता रहा हूँ, DNA फिंगरप्रिंटिंग में और RFLP मैप बनाया कॉर्न और राइस का, उसमें। ठीक है, ये आपके बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड के ही हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड और एपिसोम क्या होता है, तो देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो होता है जो कि अपने किसी बैक्टीरिया में होता है उसे प्लाज्मिड या एपिसोम कहते हैं।
अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, प्लाज्मिड जो होता है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, जबकि एपिसोम जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तो होता है लेकिन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ही रेप्लिकेट कर पाता है। ये वजह प्लाज्मिड अच्छी चॉइस है किसके लिए, वेक्टर के लिए। नेक्स्ट है रिपोर्टर और मार्कर जीन क्या होती है, तो दोनों ही जीन से ट्रांसफॉर्म सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। रिपोर्टर जीन जो होती है वो खुद ही एक कोई स्पेसिफिक फिनोटाइप प्रोड्यूस करती है जिसे अपन देख पाते हैं, ठीक है, और जिससे आइडेंटिफिकेशन आसानी से होता है। जैसे अगर मान लो रिपोर्टर जीन LUC है, ल्यूसीफेरेज जीन जो फायरफ्लाई में होती है, तो ये जिन में भी होगी, उनमें चमक होगी, बायोलुमिनेंस होगी, तो ट्रांसफॉर्म सेल चमकेगी, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल नहीं चमकेगी, तो पता चल जाएगा। मार्कर जीन जो है वो भी क्या करती है कि आइडेंटिफिकेशन में काम में लेती है, लेकिन ये कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं करती, वो कोई डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाती है। फिर आपको उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि बन रहा है या नहीं बन रहा। जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वो मार्कर जीन है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन बैक्टीरियोफेज एंड राइट वन एग्जांपल ऑफ इट। द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। इसे वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, ये आपके बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है, और दो एग्जांपल पूछे थे तो लैम्डा फेज और M13 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आ रखा है कि लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज जो होता है वो M13 से ज़्यादा अच्छा क्यों है। तो देखो लैम्डा फेज जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA, जबकि M13 सिंगल स्ट्रैंडेड, जबकि अपन हायर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। लैम्डा फेज जो होता है उसमें अननेसेसरी पार्ट को कट कर सकते हैं, तो फिर उस जगह पर लार्जर साइज ऑफ डिजायर्ड मटेरियल इंसर्ट कर पाएंगे। और लैम्डा फेज जो होता है उसका नेचुरली होस्ट कौन सा है, ई कोलाई, जो सबसे ज़्यादा होस्ट की तरह यूज भी किया जाता है। ये तीनों पॉइंट लैम्डा फेज को ज़्यादा अच्छा वेक्टर बनाते हैं M13 के कंपेयर में। नेक्स्ट है व्हाट इज आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड क्या होता है, तो आर्टिफिशियल सीड होता है इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सीड कहते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है, द पार्ट ऑफ प्लांट विच यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, उसे क्या कहेंगे, एक्सप्लांट। जैसे एंथर यूज कर रहे हैं तो एंथर एक्सप्लांट, रूट यूज कर रहे हैं तो रूट एक्सप्लांट। मॉलिक्यूलर फार्मिंग क्या होती है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, GM का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं उन्हें बायो रिएक्टर की तरह यूज करके कुछ बायोकेमिकल प्रोडक्ट सिंथेसिस करवाना, जैसे विटामिन, एंटीबायोटिक वगैरह, उसे अपन क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मिंग। जैसे सुपर पोटैटो, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस किसके लिए करते हैं अपन, विटामिन A के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस। जो मस्टर्ड ऑयल की स्मेल जो होती है वो किस सब्सटेंस की वजह से होती है, तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से। टर्मरिक जो होती है येलो कलर की क्यों होती है, करक्यूमीन की वजह से। नेक्स्ट है नेम टू प्लांट विच प्रोवाइड फ्यूल वुड ऑफ गुड क्वालिटी। देखो फ्यूल वुड मतलब जलाने के लिए जो लकड़ियां होती है वो अच्छी क्वालिटी वाली दो प्लांट बताओ। अब अच्छी क्वालिटी क्या होगी, वो धुआं कम देगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, उसमें जो अपने रेजिन सब्सटेंस क्या होंगे, कम होंगे, जिससे वो आसानी से जलेगी। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। दो एग्जाम्पल, एक देसी बबूल का लिख देते हैं अकेसिया नीलोटिका, और एक कैर का लिख देते हैं अकेसिया कटेचू। वैसे आप आम का भी लिख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है वर्मिक्यूलाइट क्या होता है, तो वर्मिक्यूलाइट और आर्टिफिशियल सैंड जो होता है हाइड्रोफाइलोसिलिकेट मिनरल्स है, और ये मतलब हीट देने पर एक्सपांड भी होता है, और इसमें आप प्लांट को ग्रो करवा सकते हो, क्योंकि ये जो सब्सटेंस होता है वो केमिकली इनर्ट तो होता ही है, और साथ में वाटर को रिटेन भी कर सकता है। तो आप ऊपर से न्यूट्रिएंट्स डालोगे तो वो न्यूट्रिएंट्स आसानी से रिटेन करेगा, और आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि भाई किस आप मतलब ऐसे कंट्रोल फॉर्म में मिनरल्स प्रोवाइड करवा पाओगे, ठीक है। और किसी प्लांट को वर्मिक्यूलाइट में ग्रो करवाना उसे वर्मिक्यूलोफोनिक्स भी कहते हैं। अगर अपन वाटर में ग्रो करवाएं तो उसे हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस किस के बीच में, कि जो पिगमेंट है वो कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ये अगर अपन बनाए ग्राफ तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कह रहे हैं। और जो पिगमेंट जो है वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पे कितना फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करे तो उसे एक्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। अब चाहे तो इसके ग्राफ भी बना सकते हैं, आपको कॉपी में मैंने बनवाए थे। नेक्स्ट अपने चैप्टर नंबर 8 मिनरल न्यूट्रिशन। तो इसमें तो एक तो याद रखने टोटल मिनरल्स कितने हैं, 17 है। इसमें से मैक्रो कितने होते हैं, 9 होते हैं। माइक्रो कितने होते हैं, 8। मैक्रो वो होंगे जिनका 1 ग्राम ड्राई मैटर में उनकी प्रेजेंस कितनी होनी चाहिए, 1 से 10 मिलीग्राम। और माइक्रो वो होंगे जिनकी प्रेजेंस होनी चाहिए 0.1 मिलीग्राम, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अपन इससे याद रख सकते हैं, सल्लू की 54 कार, MG रोड।
और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपन इससे याद रख सकते हैं, निरमा, बिटिया, कॉल्ड, मदर, मंजन, क्यू, फेका, ठीक है। NI, B, क्लोरीन, MO, MN, ZN, CU, FE, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल एलिमेंट्स, जो है इसको अपन याद रख सकते हैं, C, सेकोना, ठीक है, SI, SE, CONA। क्लोरोसिस क्या होता है? देखो अगर लीफ जो होती है उसमें क्लोरोफिल प्रॉपर अमाउंट में ना बने तो येलो होने लगती है लीफ, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसे क्लोरोसिस कहते हैं। बहुत सारे एलिमेंट की वजह से क्लोरोसिस होता है। आपको एक मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और जेडन तो याद रखनी, मैग्नीशियम तो याद रखे ही रखें। नेक्रोसिस क्या होती है? जो सेल जो होती है उसकी डेथ होने लगती है, डेथ ऑफ सेलुलर टिश्यू जो लीफ के होते हैं उनको नेक्रोसिस कहते हैं। और ये जो होता है वो CA-CU-MgK की वजह से होता है, ठीक है। क्रिटिकल एलिमेंट NPK होता है, यही वजह है कि फर्टिलाइजर जो होते हैं सिर्फ इसी के ही आते हैं। और ये 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिट है, अच्छे से याद कर ले, ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड में इनमें से क्वेश्चन आया है। MN की वजह से कौन सा होता है? ग्रे स्पीक आउट। मार्स स्पॉट P किसकी वजह से होता है? MN की वजह से। लिटिल लीफ डिजीज किसकी वजह से होती है? ZN की वजह से। डाई बैक डिजीज किसकी वजह से होती है? CU की वजह से। विप टेल डिजीज किसकी वजह से होती है? MO की वजह से। नेक्स्ट है मोबाइल एलिमेंट। देखो दो तरह के एलिमेंट होते हैं, मोबाइल जो मूव करते हैं और इमोबाइल जो मूव नहीं करते। तो अगर ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट में मूव करते हैं तो उसे मोबाइल एलिमेंट कहते हैं, ये एग्जाम्पल है उसके। और इमोबाइल जो मूव नहीं करेंगे उसके एग्जाम्पल ये। अगर मूव करते हैं तो सिम्टम्स जो होते हैं वो ओल्ड लीफ में पहले आते हैं, क्योंकि न्यू लीफ में तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर मूव नहीं करते तो न्यू लीफ में सिम्टम्स पहले आएंगे, ठीक है। इनके ऊपर ये ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन के चांसेस इस वाले चैप्टर में इसी चार्ट से, चार्ट को अच्छे से याद कर ले आप। नेक्स्ट अपने हैं चैप्टर नंबर 9 के। देखो एक तो ये वाले से ही क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम। उसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर। अब नॉन प्रोटीन पार्ट भी 3 तरह का होता है, प्रोस्थेटिक, को एंजाइम और मेटल एक्टिवेटर। ये दोनों ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये टाइटली बाउंड होता है, ये लूजली बाउंड होता है, और ये इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इनिबिटर। इस पे भी आपके अच्छा क्वेश्चन आ सकता है इनिबिटर के बारे में। वो जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? घटाते हैं। कम्पिटेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो सबस्ट्रेट के जैसा का जैसा ही होता है, तो वो एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए कम्पीट करते हैं। मेलोनिक एसिड जो होता है वो सक्सिनिक एसिड का क्या होता है? इनिबिटर होता है। और इसके इफेक्ट को कम करने का क्या तरीका हो सकता है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। नॉन कम्पिटिटिव कौन से होते हैं? जो अपने एंजाइम है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाके उसे परमानेंटली खराब कर देते हैं। साइनाइड जो होता है अपने रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसके लिए इनिबिटर है। ये ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एंजाइम को ही खराब कर रहे हैं। अगर इसके इफेक्ट को कम करना है तो अपन को एंजाइम की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एक एंजाइम के क्लासिफिकेशन, एंजाइम की 6 कैटेगरी होती है, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। वैसे कम चांस है जानने के, लेकिन फिर भी आ सकता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज और लाइगेज, ठीक है। नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो देखो 2 तरीके से एंजाइम का नोमेनक्लेचर हो सकता है। या तो सबस्ट्रेट का नाम, जैसे मान लो फ्रुक्टोज के ऊपर एंजाइम है तो उसे फ्रुक्टेज कह देंगे, माल्टोज का है तो माल्टेज कह देंगे। या फिर किस तरह की रिएक्शन हो रही है, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो हाइड्रोलेज कह देंगे, ठीक है। फिर IUB जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उन्होंने कहा दोनों ही चीज़ें यूज करनी है। एंजाइम नेम में दोनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए? यूज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है अपने कि व्हाट इज रेड ड्रॉप और इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है वो 680 नैनोमीटर तक तो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि रेड रीजन में है। लेकिन 680 नैनोमीटर से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये भी रेड रीजन में ही पार्ट होता है, लेकिन 680 नैनोमीटर से जैसे जैसे अपन और वेवलेंथ की लाइट को गिराते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है और 700 पे बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्योंकि ये जो पार्ट है वो रेड रीजन में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या होता है। तो द इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन लो एंड हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट कंबाइनली यूज्ड। जब अपन लो वेवलेंथ की लाइट को यूज करते हैं और मान लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आई R1, जब हाई वेवलेंथ की लाइट को यूज करते हैं, मान लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आई R2, और जब अपन ने दोनों को कंबाइनली यूज किया था तो आई थी R3। वो R3 इन दोनों के एडिशन से भी ज्यादा आएगी। इसे कहा इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। और इससे ये पता चला कि
दो अलग तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस लिखना है। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg और इसमें सेकेंड पायरोल रिंग में CH3 होता है। जब क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला लिखते हैं अपन तो इसमें सेकंड जगह जहां CH3 था वहां CHO आता है। क्या आता है? CHO। अब CHO आने से दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगा। जहां 72 था इसमें 70 हो जाएगा, O5 था उसकी जगह O6 हो जाएगा। तो C55H70O6N4Mg। एक जब मैंने ये चैप्टर करवाया था उस समय मैंने C56 लिख दिया था गलती से, वो C55 था। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस होते हैं दोनों में। एक है क्वांटम नीड और क्वांटम यील्ड क्या होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए कितने फोटोन चाहिए, उसे क्वांटम नीड कहते हैं और ये होती है 8 फोटोन। और एक फोटोन के कंजम्पशन से कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसे क्वांटम यील्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेट्राड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जांपल। तो देखो 5 तरह के ये अपने टेट्राड होते हैं। पहला है टेट्राहेड्रल जिसका एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, फिर आइसोबाइलेटरल जिसका है मोनोकॉट, डेक्यूसेट जिसमें मैग्नोलिया और टी सेप्ड एरिस्टोलेसिया और लीनियर जिसमें हेलोफाइला। ठीक है, ये डायग्राम बना दे और एग्जाम्पल लिख दे, एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी पूछे तो भी ये काफ़ी है। नेक्स्ट है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पॉलन सैक का डायग्राम बनाना। तो पहले आप ये रफ डायग्राम बना ले और फिर इसमें कि भाई ये अपन ने जूम करके ये साइड में बना दिया। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, फिर क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल होती है जिसमें MMC होती है और एक अपने इन दोनों के बीच में टेपेटम भी होती है। तो पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडल लेयर, चौथी टेपेटम और सबसे अंदर क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन मेथड के बारे में बताना है। तो एकदम सिंपल सा, पहले तो आप डायग्राम बना लो और इसमें कुछ है भी नहीं खास, कुछ याद करने लायक भी नहीं है, आराम से याद कर सकते हो कि भाई एक सेल बनानी है, उसमें न्यूक्लियस बनाना, उसमें एक नीडल इंसर्ट करवा देनी है और माइक्रोपिपेट से होल्ड किया हुआ है। और मेथड में भी क्या लिखना है कि भाई डिजायर्ड DNA मटेरियल को डायरेक्टली न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में इंसर्ट करवाते हैं। किसकी हेल्प से कराते हैं? 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर की ग्लास नीडल से। सिर्फ ये डायमीटर याद रखना है, बाकी कुछ करना नहीं इसमें। नेक्स्ट है जीन गन मेथड। क्या होता है? इसमें भी आप ये पहले डायग्राम बना ले और उसके बाद लिखना है कि भाई इसमें गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल लेते हैं और उन टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल के ऊपर DNA लगा देते हैं। ठीक है, और फिर इसे फायर करते हैं। तो ये टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल के साथ साथ ये DNA मटेरियल भी सेल के अंदर चला जाता है और सेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है। वीट, पैडी, मेज, इनमें सब में ये यूज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रिल और पुनाक। क्या होता है? तो एड्रिल एक आर्टिफिशियल प्रोटीन फाइबर है जो ग्राउंड नट की प्रोटीन से बनाया जाता है और पुनाक जब अपन कोकोनट से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद पीछे जो बचता है उसे पुनाक कहते हैं। और ये जो जानवर होते हैं उनको खाने में काम में ले सकते हैं उनके फॉडर के फॉर्म में। टोडी और कोयर क्या होता है? तो जो कोकोनट होता है उसके इन्फ्लोरेसेंस से सेप निकालते हैं, फिर इसे ड्रिंक की तरह यूज करते हैं फर्मेंटेशन और विदाउट फर्मेंटेशन दोनों ही फॉर्म में, उसे अपन कहते हैं टोडी। कोयर क्या होता है कि जो अपना कोकोनट जो होता है उससे एक फाइबर ऑब्टेन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? कोयर कहते हैं। इससे रोप, मैट और मैट्रेस बनाए जाते हैं। लिंट और फर्ज क्या होते हैं? जो कॉटन जो होती है उसकी सीड के ऊपर जो टेस्टा जो है, सीड कोट जो है उसके ऊपर फाइबर होते हैं, उनसे अपन निकालते हैं। इसलिए कॉटन से ऑब्टेन करने वाले फाइबर को अपन क्या कहते हैं? सरफेस फाइबर। क्या कहते हैं? सरफेस फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लंबे थ्रेड जो होते हैं उन्हें लिंट कहते हैं और छोटे जो होते हैं उन्हें फज कहते हैं। लिंट जो होते हैं फाइबर बनाने में काम लेते हैं, फज जो है फिलिंग सब्सटेंस की तरह यूज होते हैं। क्रिटक क्या होता है? तो क्रिटक जो होता है एक तरह का तंबाकू या सिगरेट है जिसमें अपन तंबाकू के साथ में क्या क्लोव भी मिला देते हैं और ये इंडोनेशिया में यूज होता है। और क्लोव का जो अपना स्मेल जो होती है वो किस वजह से होती है? तो यूजिनॉल जो कि एक वॉलेटाइल ऑयल है क्लोव का, उसकी वजह से होती है। नेक्स्ट है राइट द 2 मेन कॉजेज ऑफ गटेशन। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। रूट प्रेशर ज़्यादा होता है और लो ट्रांसपिरेशन होता है। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि रूट प्रेशर की वजह से दो कौन से प्रोसेस होते हैं, तो एक होता है गटेशन, ठीक है, और एक जो होता है वो अपने क्या होता है? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होती है? प्लांट में कहीं पर कट लग जाए तो वहाँ से लिक्विड जैसा सब्सटेंस निकलता है, उसे ब्लीडिंग कहते हैं। वो भी रूट प्रेशर की वजह से होता है।
नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की लेबिंग समझानी है, मतलब नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखो अगर इको आर आई से इको R1 ये एक अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और इसका नाम ऐसे क्यों लिखा, ये फर्स्ट लेटर ये बताता है कि किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया, तो एस्कीरिया से किया गया इसलिए, उसकी स्पीसीज कोलाई थी इसलिए CO, और RY उसका स्ट्रेन था और ये उससे फर्स्ट एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था इसलिए फर्स्ट। तो फर्स्ट लेटर तो बैक्टीरिया का जीनस होता है। नेक्स्ट दो लेटर जो होते हैं बैक्टीरिया की स्पीसीज को डिनोट करते हैं और स्मॉल में लिखने। फोर्थ लेटर जो होता है वो बैक्टीरिया की स्ट्रेन को बताता है। और जो नेक्स्ट जो है, अगर उस बैक्टीरिया से एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्सट्रैक्ट किए हैं तो रोमन नंबर लगाते जाओ, पहला जो किया है उसे 1, दूसरा किया है उसे 2, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें चार्ज मॉलिक्यूल को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। अपन ये किसके लिए यूज करते हैं, डीएनए। जब जेनेटिक मटेरियल होता है उस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम गिराते हैं तो उस पर बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। अब इन फ्रेगमेंट को मैं साइज के हिसाब से अरेंज करना चाहता हूँ, ये करने के लिए मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करता हूँ। इसमें जो जेल होता है वो कौन सा होता है, एगेरोस जेल और पॉलीएक्रिल एमाइड जेल। इसे मैंने अलग से हाईलाइट क्यों कराया, इसीलिए करवाया क्योंकि कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से दो जेल यूज करते हैं, तो ये दोनों। ये जेल जो है वो मॉलिक्यूलर सीव की तरह क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। एक और चीज़, जो हैवी और लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो ऑब्वियस थिंग है स्लो मूव करेंगे और स्मॉल जो होंगे वो जल्दी मूव करेंगे। तो सबसे आगे स्मॉल, फिर उससे बड़े बड़े ऐसे साइज के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। और इथीडियम ब्रोमाइड से इसे स्टैंड करने के बाद जब अल्ट्रा वॉयलेट रेज के नीचे दिखते हैं तो ये ऑरेंज कलर के दिखते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है पीसीआर का। तो देखो पीसीआर क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है वो पीसीआर कहलाती है। कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर किया था। थर्मल साइक्लर में ये परफॉर्म की जाती है। एक साइकिल जो होता है 225 सेकंड लेता है। 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है और इससे क्या करते हैं अपन, एक स्पेसिफिक डीएनए सैंपल के बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेप कौन से होते हैं, डीनेचुरेशन जिसमें 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसके ऊपर प्राइमर जोड़ा जाता है जिसे प्राइमर एनिलिंग कहते हैं। फिर एक अपन को पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी काम करे, तो वो कौन सा यूज करते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये भी क्वेश्चन है और ये किससे अपन निकालते हैं, थर्मस एक्विटिकस करके बैक्टीरिया होता है उससे। यूजेज क्या है पीसीआर के, फॉरेंसिक साइंस में काम आता है क्योंकि वहाँ सैंपल छोटा सा मिलता है और उसको अपन को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है। और अपने हेरिडिटी डिजीज के डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं, डीएनए की पॉलीमॉर्फिज्म की स्टडी में यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मैपिंग में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन ब्लॉटिंग के बारे में। देखो ब्लॉटिंग क्या होती है, जब अपन कोई डीएनए सैंपल लेते हैं उसके बाद अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसे क्लीवेज कर देंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसे जेल में अपने साइज के हिसाब से अरेंज कर देंगे। अब ये यहां से किसी कैरियर पे ट्रांसफर करने, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लॉट करना, ठीक है। तो इन दिस मेथड ये अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होता है और इसमें क्या करते हैं अपन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को क्या करते हैं, कैरियर पे ट्रांसफर करते हैं और ये ट्रांसफर कर फिर उन्हें अपन आइडेंटिफाई करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर प्रोब से। वो मॉलिक्यूलर प्रोब से आइडेंटिफाई करना ये सब अगला स्टेप है। ब्लॉटिंग में क्या आता है कि कैरियर पे ट्रांसफर करना। अब अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन ने डीएनए की है और डीएनए की है तो उसमें डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उसको अगर नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पे ट्रांसफर करते हैं तो इसे कहेंगे डीएनए की ब्लॉटिंग। और डीएनए की ब्लॉटिंग जो है ईएम साउदर्न ने डिस्कवर की थी इसलिए इसे साउदर्न ब्लॉटिंग कहा गया। फिर उसके बाद में आरएनए के लिए भी ऐसी ब्लॉटिंग टेक्निक डेवलप हुई जिसको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहा गया और प्रोटीन के लिए भी ऐसी कैसी ब्लॉटिंग टेक्निक डेवलप हुई जिसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहा गया। तो ब्लॉटिंग टेक्निक कितनी तरह की हो गई, 3 तरीके की। साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए और वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए हो गई, प्रोटीन के लिए हो गई, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप ये डायग्राम अच्छे से बनाए और चाहे तो इसी डायग्राम को आप ऐसे थ्योरी में भी 2-4 लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साउदर्न ब्लॉटिंग के बारे में बताइए तो अभी आप यही डायग्राम और यही थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, इसके स्टेप बताइए। तो देखो, रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टॉक प्लांट मटेरियल टू प्रोड्यूस मैनी प्रोजेनी प्लांट यूजिंग मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर, इसे क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन कहेंगे।
ये माइक्रो प्रोपोगेशन करने के कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कहलाता है 0 स्टेप। इसमें अपन एक्स प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जैसी भी अपनी नीड हो। फिर ट्विन 20 और टैप वाटर से जो डस्ट पार्टिकल वगैरह इसको रिमूव करते हैं, जिसको कहते हैं प्री ट्रीटमेंट। उसके बाद अपने जो एक्स प्लांट है उसको सरफेस स्टेलाइज करेंगे। इसके लिए AgNO3, ब्रोमीन और क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आता है। फर्स्ट स्टेप में अपन ने जो सरफेस स्टेलाइज जो है सब्सटेंस उसको कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, और ये करना क्या कहलाता है? इनोक्यूलेशन कहलाता है। अगर इनोक्यूलेशन की डेफिनेशन पूछे तो अभी यही लिखनी है कि सरफेस स्टेलाइज एक्स प्लांट को कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? इनोक्यूलेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप में वहां जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो अनडिफरेंशिएट सेल का एक क्लस्टर बन जाएगा जिसे क्या कहेंगे? कैलस। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे? जो कैलस है उसमें या तो ऑर्गेनोजेनेसिस करवाएंगे या एम्ब्रियोजेनेसिस, और दोनों से प्लांट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिनको क्या कहते हैं? प्लांटलेट्स। अगर ऑर्गेनोजेनेसिस करवाते हैं तो उसमें रूट इनिशिएशन करवानी पड़ती है जिसको राइजोजेनेसिस कहते हैं। सूट इनिशिएशन करवानी पड़ती है जिसे कैलोजेनेसिस कहते हैं। रूट इनिशिएशन करवाने के लिए हाई ऑक्सीजन और लो साइटोकाइनिन यूज करते हैं, और सूट इनिशिएशन करवाने के लिए लो ऑक्सीजन और हाई साइटोकाइनिन यूज करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि रूट और सूट इनिशिएशन या सेल डिफरेंशिएशन के लिए ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो क्या रखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो प्लांटलेट्स जो होते हैं उनको अपन क्या करते हैं? सरफेस जो स्टेलाइज सॉइल में क्या करते हैं? ग्रो करवाते हैं। फिर उन्हें धीरे धीरे करके एक्सपोजर देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। इस तरीके से करने से वो धीरे धीरे क्या होते हैं? सुटेबल हो जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करने के। और इस मेथड को क्या कहते हैं? एसिमिलेटाइजेशन और हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, और ये भी आपके अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि हार्डनिंग से आपका क्या मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है अपने चैप्टर नंबर 13। देखो इस वाले चैप्टर में अपने सिर्फ और सिर्फ क्या रह गए? सिर्फ हार्मोन रह गए। तो हार्मोन की मैंने लिस्ट बना दी है, किस हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है। तो आप ये फंक्शन अच्छे से याद कर ले ताकि अपने सब हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन ग्रोथ प्रमोटर है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ प्रमोटर है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ प्रमोटर है, इथाइलिन दोनों ही काम करते हैं, और एब्सिसिक ग्रोथ इनिबिटर है। अगर पूछे गैसियस हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन। ऑक्सीजन के मेन फंक्शन एपिकल डोमिनेंस करवाता है, रूट इनिशिएट करवाता है, पार्थिनोकार्पी, एब्सिशन को घटाता है। वीट्स को हटाने के लिए कौन कौन से यूज करते हैं? 2,4-D, 2,4,5-T, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनोड को शॉर्ट करता है। अगर लॉन्ग करवाना है तो कौन सा करेंगे? जिब्रेलिन यूज करेंगे। ये डोरमेंसी को तोड़ने में भी काम आता है। ये भी पार्थिनोकार्पी करवाता है। फ्लावरिंग इंक्रीज करवाता है। ठीक है, और सीड जर्मिनेट को क्या करता है? प्रमोट करवाता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो मेनली सेल डिवीजन से जुड़ा होता है। सेल इलोंगेशन भी करवाता है कभी कभार, और ये सूट फॉर्मेशन करवाता है। कब करवाएगा? जब लो ऑक्सीजन और हाई साइटोकाइनिन होगा। एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सेनीसेंस को डिले करता है, और इस इफेक्ट को रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। तो अगर पूछे रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है तो क्या लिखना है कि साइटोकाइनिन का यूटिलाइज कर सेनीसेंस को कम करना क्या कहलाता है? रिचमंड लैंग इफेक्ट। इथाइलिन एक तरह का क्या है? गैस हार्मोन है, और ये जो है प्रमोटर इनिबिटर दोनों का काम करता है। ये जनरली थिकनेस को बढ़ाता है, फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रूट राइपनिंग में कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? तो ये करते हैं। एप्सिसन और सेनीसेंस को ये क्या करता है? प्रमोट करवाता है। एप्सिसिक एसिड जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ये सेनीसेंस को प्रमोट करवाएगा, एप्सिसन को प्रमोट करवाएगा, डोरमेंसी को प्रमोट करवाएगा, और साथ में ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट बनता है, एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के फॉर्म में भी क्या यूज किया जाता है? एप्सिसिक एसिड यूज किया जाता है। तो अगर पूछे वो कौन सा हार्मोन है जिसका स्प्रे करने पर ट्रांसपीरेशन कम होगा, तो कौन सा होगा? एप्सिसिक एसिड। और क्यों होता है? क्योंकि ये स्टोमेटा को पार्शियली क्लोज करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 16 का चार्ट है कि एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, इसे क्या कहेंगे? टोटिपोटेंसी कहेंगे। ये टर्म किसने दी थी? हेबरलैंड ने, जिसे प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर भी कहते हैं। जीन ट्रांसफर के कितने मेथड होते हैं? 2। इनडायरेक्ट मेथड जिसमें अपन जो होते हैं वेक्टर से जीन ट्रांसफर करते हैं, टीआई प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, वायरस यूज कर सकते हैं, और इन प्लांटा मेथड यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट में अपन विदाउट वेक्टर ट्रांसफर करते हैं, जीन गन से, इलेक्ट्रोपोरेशन से, लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर से, और माइक्रो इंजेक्शन से। ये 3 के बारे में मैंने 2 के बारे में क्वेश्चन लिखवा रखे हैं। इसमें क्या करते हैं कि प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब सेल को,
तो सेल के जो वॉल होती है उसमें पोर बन जाते हैं ताकि ये इनटेक जो होता है बाहर से जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं अपन अंदर डाल सकते हैं। लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र में लिपोसोम में लिपिड की छोटी छोटी ग्रेन्यूल बना लेते हैं, उसमें जीन ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है जीएमओ। जीएमओ क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, बीटी कॉटन होती है, बेसिलस थुरेंजिस बैक्टीरिया का नाम है, क्राई जीन ट्रांसफ़र की जाती है। मेल स्टेरिलिटी के लिए बार्नेस जीन होती है जो कि बेसिलस एमाइलो ल्यूकिफिसेंस से अपन क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये क्या करती है प्लांट के जो होती है उसमें पॉलन ग्रेन का टेपेटम खराब कर देती है, जिससे हमेशा ही मेल स्टेराइल फ्लावर बनेगा। फ्रूट राइपनिंग को डिले करना, फ्लेवर सेवर यूज करते हैं, ये क्या करते हैं इस वाले एंजाइम को क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा, जिससे फ्रूट पकने में ज़्यादा टाइम लेगा और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अपन क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मिंग, इसमें क्या करते हैं कि जो प्लांट जो होता है उसको अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को अपन बायो रिएक्टर की तरह यूज करते हैं और उससे अपन सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे गोल्डन राइस से विटामिन ए। टिश्यू कल्चर कितने तरह का होता है? कैलस कल्चर, ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथर कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इसमें एंथर कल्चर का पूछते हैं कि सबसे पहली बार किसने परफॉर्म किया था? सिप्रा गुआ मुखर्जी और सतीश चंद्र ने किया था। हैप्लॉइड प्लांट डेवलप होते हैं एंथर कल्चर से, और किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? धतूरा पे। अगर पूछे कौन सा कल्चर होता है जिसमें एरेशन रिक्वायर्ड होता, तो सेल सस्पेंशन कल्चर में। किस कल्चर से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं? सेल सस्पेंशन कल्चर से। हाइब्रिड प्रोडक्शन किससे होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर से। मैंने एग्जांपल बताया था टमाटर और पोटैटो वाला, पोमेटो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 19 में बहुत सारे यूजेज, बहुत सारे साइंटिफिक नेम ये सब दे रखे हैं। तो मैंने आपको जो शॉर्ट में एक तो आपको सारे जो भी प्लांट है उनके साइंटिफिक नेम और यूजफुल पार्ट, देखो पिछले 2 साल से सिर्फ यही आ रहे हैं, यूजफुल पार्ट पे मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, तो आपको एक तो ये याद करना है, ठीक है। ये मैंने बना दिया तो आप अच्छे से याद कर ले। और मेडिसिनल प्लांट के केस में अपन को क्या करना है, सब कुछ याद करना पड़ेगा। बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, यूजफुल पार्ट, एल्केलॉइड्स और यूजेज, ये आपको पूरे याद करना है। और ये कुछ और मेडिसिनल प्लांट है जिसमें से बॉटनिकल नेम, यूजफुल पार्ट और मेडिसिनल यूजेज, ठीक है। तो ये कर ले, बाकी 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चन है वो मैंने क्वेश्चन में करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपने चैप्टर नंबर 20। तो देखो इसमें बायो एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो एक तो बायो एनर्जी बनाते हैं बायोगैस या गोबर गैस से, तो ये आप पूरा अच्छे से लर्न कर ले। ये आपका बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, 2-3 नंबर का। डायग्राम बना देना है, डेफिनेशन लिख देनी है, स्टेप्स लिख देने हैं। और एक बायोमास, बायोमास क्या होता है? मास मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो भी चीज़ बनती है वो बायोमास में आती है। बायोडीजल, फैटी एसिड जो होते हैं लिपिड में, उसके एस्ट्रिफिकेशन से बायोडीजल बनाते हैं। फेम, इसके बारे में भी क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ। एक इथेनॉल बनाते हैं स्टार्च और लिग्नोसेलुलोज से। तो वो सारे प्लांट जिनसे मतलब इथेनॉल बनाया जा सकता है, ऐसे प्लांट ग्रो करवाना क्या कहलाता है? एनर्जी क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब कि भाई अपन ने ऐसी क्रॉप लगाई है जिससे अपन क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और ऐसे प्लांट को एनर्जी प्लांट भी कहते हैं। फिर इस पेट्रोल के साथ में अल्कोहल को मिक्स करके यूज किया जाएगा फ्यूल के फॉर्म में। नेक्स्ट है एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री। इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, ये भी पूछा जा सकता है कि देखो एनाटीसियोस करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि अगर एल्गी को सल्फर और ऑक्सीजन से फ्री रखा जाए दिन के समय, मतलब उन्हें कम सप्लाई की या बिल्कुल रोक दी जाए, तो उनका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है और वो ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने लगते हैं। और हाइड्रोजन को तो अपन यूज कर सकते हैं किसके लिए? फ्यूल के फॉर्म में। तो ऐसी इस तरीके से मॉडिफाई करके एल्गी से हाइड्रोजन बनाना क्या कहलाएगा? एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बायोगैस और ये दोनों आप अच्छे से तैयार कर ले, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये आपको जो 12 क्वेश्चन है ये आपको तैयार करने हैं 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन के लिए, बड़े क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। पहले मैं वो बता देता हूँ जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक तो आपको अच्छे से तैयार करना ये मेल गैमेटोफाइट क्या, एनाट्रोपस ओव्यूल का, ठीक है। ये मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन। दूसरा एंडोस्पर्म का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ये छोटे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपको याद करना है, वैसे तो ये सारे ही करने अच्छे से, ग्लाइकोलाइसिस आपको अच्छे से तैयार कर लेना एक तो।
और एक अपने साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये बाकी के सारों में करना क्या क्या, देखो एनाट्रोपस ओव्यूल अपनी बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो एक ही ओव्यूल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो एनाट्रोपस वाला है। इसको करते समय आप इसके अंदर जो जो टर्म में चले जा, माइक्रोपाइल, रेफे, इन सब की डेफिनेशन लिख लें और डायग्राम बना दें, तो ये इसका क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा। आप खुद प्रिपेयर करें और हो सके तो मुझे टेलीग्राम पे भेजे भी कि देखो सर हमने ये 12 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। जो सबसे अच्छे से करेगा मैं उनके जो आंसर होंगे वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में बाकी बच्चों के साथ। एक अपने मेल गैमेटोफाइट, इस वाले में अपन को क्या करना है, मतलब पहले तो आउटलाइन लिख देनी है कि भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है, इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फिर उससे पॉलन ग्रेन बनाना है, फिर पॉलन ग्रेन से पॉलन जर्मिनेशन तक बताना है कि उसमें वो 2 गैमिट बनते हैं, मेल गैमिट। ये आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म की डेफिनेशन लिखनी है। 3 टाइप होते हैं, तीनों के डायग्राम और एक एक डेफिनेशन है, बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, डायग्राम बना दो। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सिर्फ डायग्राम बताने हैं अपन को एम्ब्रियो बनने के। उसके अगला नेक्स्ट अपने हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री के डिफरेंट अपन को क्या करने हैं, मोड समझाने, ठीक है। तो इसमें अपने कौन कौन से मोड आते हैं, चैलेजोगेमी आती है, पोरोगेमी आती है और मीजोगेमी आती है। नेक्स्ट अपने है कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। तो देखो पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है वो अपने एक तरह का ऐसा मोड है जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं। अब इसके एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनने के जो तरीके होते हैं उन तरीकों को ही अपन क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी के कॉज भी कहेंगे और वही उसका क्या होगा, टाइप भी कहलाएगा। नेक्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये आपके बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है, ये छोटे बड़े दोनों ही तरीके से आ सकता है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का, उस हिसाब से थ्योरी लिखनी है। अपन बड़े के हिसाब से बताता हूँ। देखो इसमें एक तो टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम बना देना है, फिर थ्योरी लिखनी है अपन को कि भाई टीआई प्लाज्मिड जो होता है उसमें जो टी डीएनए होता है उसको अपन निकाल लेते हैं, उसकी जगह अपन डिजाइड डीएनए रख देते हैं और इससे बन जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। पहले ये 2 पॉइंट, पहले का डायग्राम, फिर जेनेटिकली ऐसे लिख देना डायग्राम, और फिर दूसरा पॉइंट लिखना जेनेटिकली मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। फिर सी पॉइंट, अपन क्या कर सकते हैं, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड जो है इसको अपन को कल्चर करवा देंगे, मतलब जिस प्लांट में ये इंसर्ट कराना उस प्लांट की सेल लेकर उसका कल्चर करवाते समय टीआई प्लाज्मिड भी साथ में ले लेना है। या फिर इन प्लांटा मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड को सीड के साथ में क्या कराएंगे, ग्रो। कौन से सीड है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, किस प्लांट के साथ ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपन को ट्रांसपीरेशन की, अपने ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की जितनी भी थ्योरी है उनके सिर्फ नाम लिखने। 3 थ्योरी है, 2 के तो नाम लिखने, तीसरी थ्योरी को अपन को एक्सप्लेन करना है चार्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें देखो आपको करनी है कि भाई एक तो करना है, कौन से करना है, अपने की लॉक कंसेप्ट, ठीक है। डायग्राम बना के थोड़ी सी थ्योरी लिखे, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन को आप सॉर्ट करने की वो रखें, डायग्राम पे फुल फोकस करें, थ्योरी पे ज़्यादा कम करें थोड़ा, ठीक है। उसके अलावा की लॉ कंसेप्ट के बाद इंड्यूस फिट थ्योरी, ठीक है। और इंड्यूस फिट थ्योरी के बाद में अपन को क्या करना है, जो सबसे लास्ट में 2 तो ये हो गए, उसके बाद में अपन को एक एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम है वो डायग्राम बना के समझा देना। नेक्स्ट है साइक्लिक नॉन साइक्लिक। इसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनाने हैं दोनों के और डिफरेंस लिखना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। C3 साइकिल, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ये तीनों आपको करने हैं। इनमें तीनों में आपको सिर्फ डायग्राम बनाने हैं। थ्योरी के नाम पे इंट्रोडक्शन में 1-1, 2-2 लाइनें लिखनी है। एक क्वेश्चन जरूर तैयार करें, जैसे C3 को C3 क्यों कहते हैं, क्रेब साइकिल को TCA साइकिल क्यों कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को EMP क्यों कहते हैं, ये भी आप तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी अपने एग्जाम में आया था, क्या पता वापस पूछ ले, चांसेस तो कम है। C3 और C4 में डिफरेंस और C4 की सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये आपको बड़े क्वेश्चन तैयार करना है। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ। बहुत ही बड़ा वीडियो था, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करें, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। आप इससे रिवीजन भी हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ढंग से बोर्ड के क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ये 1 से लेकर 20 तक के थे। नेक्स्ट वीडियो में अपन रिमेनिंग चैप्टर का करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।